Hello students, so my name is Pooja Singh. I belong to PCCP Division Resonance Biology Department. So today we are going to discuss the IJSO Stage 1 previous year questions of our topic, that is reproduction. So reproduction के जो questions हैं जो पिछले हमारे कई सालों में आए हैं उनको हम one by one discuss करेंगे. So let's move to first question. So first question is genome of a sexually reproducing organism is. तो हमारे पास एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो जीनोम है वो किस टाइप का होता है, ये हमें चारों ऑप्शंस में से सही सेलेक्ट करके बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि वर्ड जीनोम आ गया. व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज बेसिकली हैप्लॉइड सेल की बात हो रही है. एक हैप्लॉइड सेल है जिसके अंदर जो भी क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, हाफ है. दैट इज अगर 46 टोटल नंबर है क्रोमोसोम्स का तो उसमें हो जाएगा 23. तो मतलब जो डीएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है. सो जो टोटल डीएनए प्रेजेंट है एक हैप्लॉइड सेल में, दैट इज नोन एज बेसिकली जीनोम. सो आंसर इज डी, दैट इज टोटलिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So next question is the body of Hydra is cut transversely into 3 pieces and the middle piece is kept upside down on the substratum. Then so basically एक हमारे पास Hydra है like this. ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे ट्रांसवर्सली काटा गया है 3 पीसेस में. तो फर्स्ट पीस इज दिस, सेकंड पीस इज दिस एंड थर्ड पीस इज दिस. एंड द मिडिल पीस इज केप्ट अपसाइड डाउन ऑन द सबस्ट्रेटम. और जो भी बेस है, जो अटैचमेंट बेस है, सपोज दिस इज द बेस ऑफ अटैचमेंट एनी रॉक और एनीथिंग, उस पे इसके जो मिडिल पार्ट है उसको हमने अपसाइड डाउन रखा है, मतलब उल्टा रखा हुआ है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जो मिडिल पोर्शन है इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये उल्टा कैसा होगा, सीधा कैसा होगा. तो ये जो पोर्शन है अपसाइड डाउन वाला, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ने दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए. तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ आप देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारे ऑप्शंस में. ए, इट फेल्स टू रीजनरेट इनटू एन इंडिपेंडेंट हाइड्रा. तो क्या ये इंडिपेंडेंट हाइड्रा में रीजनरेट नहीं होगा? रॉन्ग. रीजनरेशन पावर हाइड्रा में होती है, तो ये जरूर हमारा रीजनरेट होगा. सेकंड है, इट वुड फॉर्म टेंटिकल्स एंड फुट इन द सेम लोकेशंस एज ओरिएंटेड. सो लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है जहाँ पे उसका ओरिजिनल पोजीशन है. जो फुट वाली पोजीशन है, जैसे कि उल्टा रखा है, तो ये फुट वाली पोजीशन थी हमारी एंड ये हमारे टेंटिकल्स वाली पोजीशन थी. तो जो ओरिजिनल पोजीशन है वहीं से वो पार्ट डेवलप होगा, ये हमारे लोकेशन से अफेक्टेड नहीं होगा. ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया. सी देखते हैं, इट वुड फॉर्म टेंटिकल्स एंड फुट एट द ओरिजिनल अपर एंड लोअर एंड. तो जो ओरिजिनल अपर एंड था जिसको हमने उल्टा रख के ओरिजिनल अपर एंड नीचे चला गया और जो लोअर एंड था वो ऊपर आ गया. तो जो लोअर एंड है हमारा, ये जो ऊपर है, ये बनाएगा हमारा फुट पार्ट क्योंकि ओरिजिनल वन है. एंड जो हमने उल्टा रखा है दैट इज जो हमारा हेड पार्ट है, वो बनाएगा यहाँ पे हमारे टेंटिकल्स को. तो लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसका जैसा ओरिजिनेशन है वहीं पे उसके पार्ट्स डेवलप होंगे आफ्टर रीजनरेशन. तो सी वुड बी द राइट आंसर. इसको देखते हैं, इट विल फॉर्म अ हाइड्रा विद टेंटिकल्स एट बोथ द एंड्स. तो दोनों एंड पे टेंटिकल्स तो कभी बन ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल. सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. So next question is the tissues whose activity is important in vegetative propagation of a plant grafting is. So basically plant graft क्या होता है? प्लांट ग्राफ्ट में सपोज ये हमारे पास कोई 2 प्लांट्स हैं इस तरीके से. तो एक ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है. सो प्लांट नंबर 1 में हमने उसका लिया है स्टॉक पार्ट, मतलब जिसके रूट्स हमने लिए हुए हैं. सो इसको हमने ऊपर से ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया है इसका. दिस पार्ट इज बेसिकली रिमूव्ड. ठीक है, और ये वाला जो प्लांट पार्ट है इसका हमने क्या लिया है, ऊपर वाला पार्ट लिया है. ओके, सो इन दिस प्लांट पार्ट वी हैव टेकन द अपर पार्ट, मतलब हमने ये वाला पार्ट इसको लिया है. इसको हम यहाँ से कट करके और इसको यहाँ पे हमें ग्राफ्ट करना है इसके ऊपर. तो दिस अपर पार्ट विच वी विल ग्राफ्ट ऑन द स्टॉक इज नोन एज सायोन. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग. सो जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो कैम्बियम है, दैट इज जाइलम रिंग्स एंड फ्लोएम रिंग्स, जो हैं वो दोनों ही स्टॉक और सायोन की एक के ऊपर एक आनी चाहिए. क्योंकि जो कैम्बियम होता है, दैट इज सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ कैम्बियम, जो कि बेसिकली जिनमें रीजनरेशन की पावर होती है. अगर ये सायोन और स्टॉक के एक दूसरे के साथ सेट नहीं होंगे दोनों की कैम्बियम रिंग्स, तो फिर जो प्लांट है वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा, ज्वाइन नहीं हो पाएगा, और एक जो हमें हाइब्रिड प्लांट मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम के जो सेल्स होते हैं उनमें होती है रीजनरेशन की पावर. ओके, उनमें होते हैं कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच इज इन जाइलम एंड फ्लोएम रिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर. तो ये जितने भी आपको प्रोसेस दिए हुए हैं इनमें से आपको वो प्रोसेसेस सेलेक्ट करने हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं. सो फर्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेशन.
सो कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में. सो जो 2 बैक्टीरिया फ्रेगमेंट्स होते हैं बेसिकली, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अपने बॉडी के पार्ट्स या अपने जेनेटिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. सो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. सो कॉन्जुगेशन होगा इसमें आंसर. फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उसके वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है हमारा और आगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. तो फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट है गैमीट फॉर्मेशन. तो हमें पता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, तो ये आंसर होगा. नेक्स्ट है जाइगोट, और जाइगोट जो है वो रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फर्टिलाइजेशन का. इट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी इसका आंसर होगा. सो हमारे आंसर क्या होंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ केवल ए ऑप्शन में है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question very interesting. The combination of the following structures possessing a single set of genome is, मतलब haploidy, उसकी जो ploidy है वो कैसा होना चाहिए, haploid होना चाहिए. Haploid होना चाहिए, बेसिकली वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें होने चाहिए. और ये क्वेश्चन पूछा गया आईजेसो स्टेज 2012 में, आईजेसो स्टेज फर्स्ट. तो हमें जैसे कि पता लग रहा है कि प्लॉइडी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मींस आपको प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो ओवरी देखते हैं हमारा. सो ओवरी जब हम देखेंगे तो ओवरी तो हमारी 2n होती है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सेल्स होते हैं जिनकी हम प्लॉइडी पर्टिकुलरली देखते हैं. एंथर, एंथर की भी प्लॉइडी जो है वो 2n होती है. एग, एग सेल जो होता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बेसिकली, इसका क्या होगा, हमारा n होगी इसकी प्लॉइडी. जाइगोट देखें तो ये तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन से बनेगा, तो ये 2n होगा. इसके बाद है सेपल, सेपल ऑब्वियसली एसेसरी पार्ट है, इसकी प्लॉइडी होगी 2n. पेटल की प्लॉइडी भी होगी 2n, ये भी एक्सेसरी पार्ट है. अब आता है पोलन, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल है हमारा, इसकी प्लॉइडी होती है n. सो आंसर क्या निकल के आता है हमारा, थर्ड एंड दैट इज सेवेंथ. तो थर्ड और सेवेंथ हमारा आंसर है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको इन सबकी प्लॉइडी पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो आपको पता होना चाहिए किसमें क्रोमोसोम नंबर n है और किसमें 2n है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next question, question number 6 is plants with inferior ovary always bear. So ये पूछा गया आपके आईजेसो स्टेज 1 में 2012 में. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is the difference between inferior ovary and superior ovary. सो इंफीरियर ओवरी वो ओवरी होती है जो प्लांट के जो बाकी पार्ट्स है उनके लेवल से नीचे के लेवल पे प्रेजेंट होती है. ओके, एंड सुपीरियर ओवरी होती है जो प्लांट के अदर पार्ट से थोड़े से अपर लेवल पे प्रेजेंट होती है, दैट इज सुपीरियर ओवरी. नाउ व्हाट आर सूडोकार्प्स. सूडोकार्प्स की अगर हम बात करें तो वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ओवरी से नहीं बनते हैं, ओवरी से जो अटैच्ड और सारे उसके पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनसे बनते हैं. फिर है बेरीज विच आर नॉर्मल फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स दैट इज, इसमें तो पार्थेनोकार्पी आ गया हमारा. एग्रीगेट फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारी मल्टीपल जिनके अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं. सो मल्टीपल एग्स के फर्टिलाइजेशन से जो हमारे फ्रूट बनते हैं उनको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स. ठीक है, तो सूडोकार्प्स जो है ये एक रिलेटेड फिनोमेना है इंफीरियर ओवरी का, क्योंकि सूडोकार्प वाले फ्रूट्स जो होते हैं वो उन्हीं प्लांट्स में बनते हैं, उन्हीं फ्लावर्स में बेसिकली बनते हैं, जिसमें जो ओवरी होती है वो बाकी पार्ट से क्या होती है, थोड़ी लोअर लेवल पे होती है. सो इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इन टर्म्स के मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. सो आंसर विल बी ए, दैट इज सूडोकार्प्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is very interesting, question number 7. In some societies, women were solely held responsible for giving birth to female baby. कुछ सोसाइटीज में केवल वुमेन को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि वो फीमेल बेबी को बर्थ देती हैं, अज्यूमिंग नो रोल फॉर मैन, और माना जाता है कि मैन का इसमें कोई रोल नहीं है. बट साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज प्रूवन मैन इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ आइदर सेक्स. पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बेबी इज आइदर गर्ल और बॉय, उसके लिए मैन को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंस. आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनेरियो फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड. तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो साइंस ने हमें बताया है, इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है जो कि साइंटिफिकली इस बात को प्रूव करता है दैट मैन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड. सो ऑप्शन ए देखते हैं, ovum with X chromosome and sperm with Y chromosome is female. So X और Y तो कभी भी फीमेल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, हमारा मेल होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. बी में देखते हैं, ovum with Y chromosome and sperm with Y chromosome is male. So
वाई एंड वाई ये तो हो ही नहीं सकता, वाई वाई हमारा नहीं होता क्योंकि मेल का क्या होता है, एक्स वाई होता है, सो ये नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है सी, देखते हैं, ओवम विद एक्स क्रोमोसोम एंड स्पर्म विद एक्स इज फीमेल, सो ओवम में भी एक्स क्रोमोसोम है, स्पर्म में भी एक्स क्रोमोसोम है, देन दिस इज द राइट सीक्वेंस, इससे क्या बनेगा, हमारा फीमेल चाइल्ड बनेगा, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी देख लेते हैं एक बार, ovum with X chromosome and sperm without chromosome is female, so sperm without chromosome how can it be possible, so ये ऑप्शन नहीं हो सकता, so आंसर इज सी। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या रहता है, सी रहता है, दैट इज ओवम में एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए और हमारा जो स्पर्म है उसमें भी एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, तभी हमारा एक फीमेल चाइल्ड बर्थ लेगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रेग्नेंट वुमेन फीटस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक नरिशमेंट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर टेकन अप बाय, सो एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटस के बेसिक फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नरिशमेंट, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, उसमें कौन हेल्पफुल होता है, सो स्टमक ऑफ मदर, नो इट इज नॉट द राइट आंसर, प्लेसेंटा, यूट्रस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड तो एक पैसेज है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। यूट्रस, यूट्रस तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे फीटस को या एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए, सो आंसर विल बी प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वही एक टिश्यू होता है जो कि फिल्टर करके बेसिकली माँ से और बच्चे के अंदर क्या पहुंचाता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, और बाहर निकलवाता है CO2, न्यूट्रिएंट्स जितने भी अपटेक करने होते हैं बेबी को वो पहुंचाता है, सो आंसर विल बी प्लेसेंटा, सो आंसर इज बी। इसके लिए आपको प्लेसेंटा के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है एंड बाकी तीन ऑप्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका आंसर टिक कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 9, which is asked in IGSO stage 1 2014, in a plant 30 megaspore mother cells are generated. If all the ovules are fertilized, how many seeds are expected to be formed? So 30 megaspore mother cell हैं हमारे जिनसे कि ओव्यूल्स डेवलप हुए हैं और सारे ओव्यूल्स जो है वो फर्टिलाइज हो गए, तो कितने सीड बनेंगे, तो हमें पता है कि जो 30 मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, MMCs जो होते हैं, ये हमारे 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें से कितने डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और केवल एक ही हमारा जो डॉटर सेल है वो बचता है और आगे हमारा ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, सो आंसर विल बी 30 मेगास्पोर मदर सेल्स विल गिव राइज टू, दैट इज 30 सीड्स, 30 सीड्स को गिव राइज करेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें आपको ये कितने मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन कितना होता है, कितने डीजनरेट हो जाते हैं, जब आपको ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, रीजनरेशन इन एनिमल किंगडम इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें रीजनरेशन देखा जा सकता है, सो फ्रॉग में किसी तरह का कोई रीजनरेशन नहीं देखा जा सकता। प्लेनेरिया हमने पढ़ा है, इट इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, सो प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखा जाता है। बर्ड्स में कोई रीजनरेशन नहीं है, ना ही स्नेक्स में कोई रीजनरेशन है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है हमारा प्लेनेरिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड। Okay, now let's move to next question. So next question is question number 11, asked in IGSO stage 1 2015. So the testes of men lie in a small muscular pouch called scrotum. हमें सबको पता है कि scrotum में जो है testes outside the abdomen lie करते हैं, ठीक है, located outside the abdominal cavity. Choose the correct reason. अब क्यों वो बाहर की तरफ lie करते हैं abdominal cavity से बाहर, तो उसका रीजन हमें बताना है। A है, sperm formation in testes requires a higher temperature than the normal body temperature, so no, higher temperature के लिए वो lie नहीं करते बाहर। B है, seminal vesicles require lower temperature to produce nutrients for sperm, no, it is also wrong। C है, sperm formation in testes requires a lower temperature than the normal body temperature, so yes, it is the right answer। हमारे जो टेस्टिस होते हैं उन्हें स्पर्म फॉर्मेशन में बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है और हमारे जो टेस्टिस है उसे 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और वो उसको किस में प्रोवाइड होता है, हमारे स्क्रोटल सैक में प्रोवाइड होता है टेस्टिस को, एंड दैट्स व्हाई जो टेस्टिस हैं दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मेल, सो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी, स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन स्क्रोटम इज इजीली रिलीज्ड आउट विदाउट गोइंग इनटू एब्डोमिनल कैविटी, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। एब्डोमिनल कैविटी से उसका पैसेज होता है जिससे कि उसे होकर जाना पड़ता है, सो इट इज ऑल्सो wrong, so answer C is correct। So now let's move to next question। Next question is the dry mass, that is mass excluding water। dry mass का मतलब है कि water आपने हटा दिया है
ऑफ अ सीड इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, क्या होगा अब आपको सेलेक्ट करना है. ए इंक्रीजेस ओवर टाइम अंटिल द फर्स्ट लीव्स अपीयर, decreases over time until the first leaf appear, stays constant until the first leaf appear, and D है first increases and then decreases until the first leaves appear. So basically जब एक seed germinate हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है कि इसका जो ड्राई मास होता है स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होता है. क्यों? बिकॉज जो कॉटिलिडन होते हैं जैसे कि हमें पता है उनमें स्टोर्ड फूड रहता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सीड को जब तक कि उसकी फर्स्ट लीफ ना आ जाए, जर्मिनेट करने के बाद वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना करने लगे. तो जब तक कॉटिलिडन उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक तो क्या रहेगा, उसका ड्राई मास इंक्रीज्ड कंडीशन में रहेगा. सो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज. डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि सेल जो है वो रेस्पिरेशन भी करेगा, तो जो एनर्जी है वो खर्च भी होगी, तो उसका मास घटेगा. दैट्स वाई जैसे ही रेस्पिरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा हमारा सीड, तो जो कॉटिलिडन से उसे नरिशमेंट मिल रहा है जिसकी वजह से उसका मास धीरे धीरे कम होगा, रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी लेगा, हीट लॉस होगा. सो उसके बाद उसका जो हमारा मास है ड्राई मास वो डिक्रीज हो जाएगा अंटिल द फर्स्ट लीफ अपीयर, जब तक कि उसकी फर्स्ट लीफ नहीं आ जाती और फोटोसिंथेसिस करने नहीं लग जाता. तो आंसर विल बी डी. इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? डी जाएगा. वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सो आपको इस टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए. जर्मिनेशन आप सही से पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ड्यूरिंग अ स्टडी द नंबर ऑफ सेल्स वाज रिकॉर्डेड टू इंक्रीज एज फॉलोज. तो एक स्टडी में जो सेल्स का नंबर था वो इस तरीके से बढ़ रहा है. 64 से 128 हो रहे हैं, 128 से 256, 256 से 512 एंड देन 1024. तो ये कौन से टाइप के डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम देख रहे हैं कि 64 से 128 जस्ट डबल हो रहा है, 128 से 256 अगेन जस्ट डबल हो रहा है, 256 से 512 डबल हो रहा है एंड 512 से 124 डबल हो रहा है. तो एक सेल से दो सेल बनना और फिर इसके एक से ये दो बनना और इसके एक से दो बनना. सो ये सिंपल हमारा कौन सा डिवीजन है? इट इज बाइनरी फिजन. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, दैट इज बाइनरी फिजन. इसके लिए आपको फिजन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So next question is, in a self-pollinated plant, what would be minimum number of meiotic divisions required for setting 400 seed? 400 seeds अगर हम बनाने हैं, हमें सीड्स दे रखे हैं हमारे पास 400 सीड्स, तो मिनिमम हमारे पास मियोटिक डिवीजन पूछा हुआ है. मिनिमम मियोटिक डिवीजन कितने चाहिए हमें? अब मियोटिक डिवीजन पूछा है मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब गैमीट फॉर्मेशन होगा मेल का भी और फीमेल का भी. सो प्लांट्स में अगर हम देखें तो मेल गैमीट जब फॉर्म होता है तो उसके एक एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म हो जाते हैं और चारों ही कैसे रहते हैं? जिंदा रहते हैं, आगे प्रोपोगेट करते हैं. तो हेंस कितने चाहिए यहाँ? 400. यहाँ कितने चाहिए हमारे? 400. फीमेल में बात करें तो एक जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल होती है वो 4 को, जो कि जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, 4 को क्या करती है? डॉटर सेल्स को जन्म देती है, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं. तो इससे इसका मतलब क्या है कि कितने बनेंगे हमारे? 100. तो 400 प्लस 100 दैट इज 500 आंसर. सो 14 का आंसर क्या होगा? डी, दैट इज 500. तो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो बनेंगे वो होंगे 400 और फीमेल से जो बनेंगे वो होंगे 100. तब जाके हमें टोटल मियोटिक डिवीजन कितने होने चाहिए? 500 होने चाहिए. सो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये सेल डिवीजन जो है इनका ये पता होना चाहिए, मियोसिस, माइटोसिस, सब प्लांट्स में मेल फीमेल का, तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. इफ अ फ्लावर इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट एंड स्मूथ पॉलन, द एजेंसी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी. सो फ्लावर जो है वो कैसे हमारे पॉलन प्रोड्यूस कर रहा है? माइन्यूट, छोटे हैं एंड स्मूथ हैं, मीन्स स्टिकीनेस वगैरह कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, ना ही किसी तरह के कोई हुक्स प्रोजेक्शन है. माइन्यूट है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो हवा से ही उड़ के जाएंगे. एजेंसी क्या रहेगी? एयर रहेगी. दैट इज 15 का सीधे से क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, दैट इज एयर. एयर विल बी हेल्पफुल इन द पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वर वर्किंग ऑन रीजनरेशन यूजिंग प्लेनेरिया, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है ये, एंड एस्टीरियास दैट इज एकाइनोडर्मेटा का, दैट इज स्टारफिश. प्लेनेरिया वाज कट इन 3 पीसेस. प्लेनेरिया जो है इसे 3 पीसेस में काटा गया है. प्लेनेरिया को काटा गया है 3 पीसेस में, ठीक है. नेमली अ पीस विद हेड, एक पीस पे हेड है, एक पीस पे टेल है और एक पीस में मिडिल पार्ट है. एस्टीरियास बियरिंग 5 आर्म्स, एस्टीरियास है दैट इज स्टारफिश. 1 2 3 4 5 आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं, वहां पे ड्रॉ करेंगे तो आप
अच्छा आंसर दे पाएंगे। सो बेसिकली 5 आर्म्स वाला एस्टीरियाज है हमारे पास, स्टारफिश है, वॉज कट इन सच अ वे, इस तरीके से काटा गया है उसे, दैट आफ्टर सेपरेशन 6 पीसेस वर ऑब्टेन, उसके 6 पीस हमें ऑब्टेन हुए, नेमली एन आर्म विद अ पोर्शन ऑफ द सेंट्रल डिस्क, एक आर्म ऐसा है जिसके साथ साथ थोड़ा सा सेंट्रल डिस्क का पोर्शन भी है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। 4 पीसेस कट फ्रॉम टिप्स ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्म्स, रिमेनिंग आर्म्स जो उनकी टिप्स से, मतलब सेंट्रल पोर्शन नहीं लिया गया है, उसकी टिप से उसे काटा गया है। नेक्स्ट है टिप से काटा गया ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्म्स एंड द रिमेनिंग बॉडी, द एनिमल्स वर अलाउड टू रीजनरेट कंप्लीटली, एनिमल्स को रीजनरेट करने के लिए कंप्लीटली अलाउ किया है। हाउ मेनी प्लेनेरिया एंड एस्टेरिया रेस्पेक्टिवली विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रीजनरेशन इन बोथ, तो दोनों में ही जब रीजनरेशन होगा तो कितने प्लेनेरिया और कितने एस्टेरियाज हमें मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, प्लेनेरिया हमें पता है कि एक उसका पार्ट पूरे प्लेनेरिया को रीजनरेट कर सकता है, तो 3 तो सिंपल है कि हमें 3 तो हमें प्लेनेरिया मिलेंगे। एस्टेरियाज की अगर हम बात करें तो वो पार्ट जिसमें सेंट्रल डिस्क आया है केवल वही रीजनरेट करेगा, तो हमने पढ़ा है कि एक आर्म में सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट आया है तो एक आर्म तो करेगी कंफर्म, इन चारों में से कोई भी आर्म रीजनरेट नहीं करेगी क्योंकि किसी में भी सेंट्रल डिस्क नहीं लिया गया है, ठीक है, उसको टिप से काटा गया है, तो 4 आर्म्स रह गए। अब ये जो एक आर्म थी उसमें थोड़ी सी सेंट्रल डिस्क का पार्ट लिया था, तो बचा हुआ सेंट्रल डिस्क बीच का तो पूरा बच गया, तो वो सेंट्रल डिस्क पूरे एस्टीरियाज को डेवलप कर सकती है। सो दो हमारे टोटल कितने बनेंगे, एस्टीरियाज बनेंगे, एक तो बचे हुए सेंट्रल पार्ट से और एक जो आर्म ली थी जिसमें थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट का हिस्सा आया था वो, सो दो इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे, स्टारफिशेस बनेंगे। तो आंसर विल बी बी 3,2। सो यहाँ पर हमारे जो 16 क्वेश्चंस हैं IJSO पेपर स्टेज 1 के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आप आगे आपके पेपर्स में अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।